हाँ, बातें ना करें, हेडिंग लगाइए अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए अब तक के ये जो चैप्टर चल रहा था वो बहुत ही इजी वे में चल रहा था, ठीक है, पर अब ठीक है, फैन बंद कर दूं? ओके, हाँ, अब वो नहीं होता इधर, छोड़, ठीक है, हाँ वो बांध के, सही बात है। थोड़ी देर में करता हूँ, थोड़ा देर उनका सुनते फिर अपन अपने मन का करते हैं, ठीक है। हाँ, हेडिंग लगाइए अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर अपन आज कम से कम 10 फॉर्मूले पढ़ेंगे नए, और वो जो 10 फॉर्मूले रहेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो हेडिंग लगा दीजिए अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। ये लॉजिक चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे मतलब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इवन ये जेई वाले जो हैं वो लोग भी इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। अब ध्यान से देखते हुए चलना, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पर अभी हम 12 टाइप के स्टेटमेंट देखेंगे, 10 टाइप के। 10 में से 9 बहुत इजी है और मतलब अंडरस्टैंडेबल है, बहुत इजीली अपन उसको समझ लेंगे, कैच कर लेंगे। बट बात आएगी एक की, बस वो एक भी इजी है, बस उसको आपको याद करके रख लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो पहला हेडिंग लगाइए अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में आइडेम्पोटेंट लॉ। हाँ, हेडिंग लगाइए, देखिए आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ, सभी लोग यहां पर देखना, व्हाट इज आइडेम्पोटेंट लॉ, ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी है। आवाज नहीं आ रही है? उधर आवाज नहीं आ रही है पीछे? अबे तो बोलना था ना जब से, क्या सावन, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही? बहुत घटिया आ रही है अब। हाँ अब ठीक है। सो देखिए नाउ आइडेम्पोटेंट लॉ है ना, आइडेम्पोटेंट लॉ में सिंपल लॉ है। लॉ ऐसा बोलता है कि भाई P और P, ध्यान से देखना, अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को और का रूल अप्लाई करते हो उसी स्टेटमेंट से, तो उसका आउटपुट हमेशा P ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए P की वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। सो आउटपुट अपने आप कौन मिल जाएगा, फिर से P मिल जाएगा। सेम चीज P एंड P के ऊपर भी है। सो जब कभी भी आप किसी भी स्टेटमेंट को उसी स्टेटमेंट के साथ एंड या और अप्लाई करते हो, तो आपको आउटपुट में वही स्टेटमेंट दोबारा मिलेगा, और इस प्रकार के लॉ को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ है कम्यूटेटिव लॉ।
सेकंड लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ. देखिए व्हाट इज कम्यूटेटिव. इफ यू रिमेंबर अपन क्लास 10th में 8th में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे. मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. याद आया? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. 5 प्लस 4 ये इक्वल रहेगा 4 प्लस 5 से. वही चीज यहां पर भी है कम्यूटेटिव लॉ कि p और q इज ऑलवेज इक्वल्स टू q और p. सिमिलरली p एंड q is always equals to q and p. So this is the commutative law. So p or p is equals to q or p. p and q is equals to q and p. इतनी बात सबको समझ में आई? Everyone? थर्ड लॉ. सर वो दोनों इक्वल टू की साइन है कि इक्विवेलेंट की साइन है? वो एक ही बात है. आप इक्वल टू लगाओ इक्विवेलेंट लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. हाँ अगेन दो लॉ देखे. पहला देखा आइडेम्पोटेंट, फिर देखा कम्यूटेटिव. थर्ड लॉ एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ. ठीक है. देखिए व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ. ध्यान से देखना. अगर P एंड इन ब्रैकेट Q और R है, ध्यान समझिए बहुत ही इजी है. P एंड Q और R है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज P एंड Q है ना और R. यानी कि आपने जो ब्रैकेट था उसको यहां शिफ्ट कर दिया. ठीक है. या आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज P और Q और R. सॉरी एंड है क्या? हाँ. सो P एंड Q और R. ठीक है. यही सेम बात P और इन ब्रैकेट अगर Q एंड R है तो आप इसको अगेन ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज P और Q एंड R या P और Q एंड R. मतलब आप ब्रैकेट से सॉल्व करिए या विदाउट ब्रैकेट से सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. अगेन आप इसको जैसे इसमें एंड और था, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, दैट इज P और अगर मान लीजिए Q और R है मतलब सेम ही है तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, दैट इज P और Q और R या P और Q और R. ठीक है. सो अभी तक अपन ने देखे 3 लॉ. ये तीनों भी लॉ उतने काम के नहीं हैं, मतलब इनका काम हमको नहीं पड़ता उतना जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब. ठीक है. पर अब यहाँ से जितने भी लॉ आएंगे वो सारे काम के, और सारों का काम पढ़ने वाला है अपने को क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे. तो देखिए पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. यहां देखिएगा सभी लोग, एवरीवन. अगर मान लीजिए कि P एंड और इन ब्रैकेट Q और R है, पूरा ध्यान यहां रखिएगा अभी अच्छे से. P एंड और इन ब्रैकेट Q और R अगर है तो यहां पर जैसे आपको याद होगा अपन ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करते, बाहर अगर कोई नंबर रहा तो उसको अपन अंदर मल्टीप्लाई करते, वही रूल अपन यहां पर यूज करेंगे. ठीक है. देखिए रूल ऐसा है कि ये P अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होने. ठीक है. तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा P एंड Q, फिर P एंड R, ये दोनों को ब्रैकेट लगाया. समझ में आया? मतलब P को पहले मल्टीप्लाई किया Q से, फिर किया R से, और साथ ही साथ अब बीच में साइन कौन से आएंगी? और, क्योंकि इन दोनों के बीच की साइन कौन है? और.
ये चीज समझ में आया सभी को? सिमिलरली एक बार लिखना मत, सिर्फ देखना अभी, है ना। हाँ देखिए, अगर ऐसा ही स्टेटमेंट मैं बोलूं कि P और इन ब्रैकेट Q एंड R है, ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, अब देखिए, अब मैं P को अंदर अगेन मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई की साइन और है, इस बार मल्टीप्लाई की साइन कौन है? और है। पूरा ध्यान यहां रखिए, कोई मत लिखिए। P और Q, P और Q, फिर P और R, बीच में साइन कौन सा आएगा अब इस बार? एंड। ये चीज समझ में आई, है ना। अभी देखिए यहां पे ध्यान से, अभी रूल अपन ने ऐसे यूज करना सीखा, अब रूल हम उल्टा यूज कैसे करते हैं उसको भी सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कई बार होता है, ऐसे कई क्वेश्चन है जो हमको इसको ऐसे यूज करने के लिए भी मजबूर करते हैं। अभी अपन ने मल्टीप्लाई किया, अब अपन कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखना। मान लीजिए अगर मेरे पास है P एंड Q और P एंड R, हाँ यहां ध्यान से देखना एवरीवन, P एंड Q, है ना। अब मैं राइट साइड अवेलेबल है, अब मैं लेफ्ट साइड कैसे क्लियर करूंगा? मैंने ऑब्जर्व किया कि सर दोनों में कॉमन P है, पहला काम कॉमन निकालना है ना, तो दोनों में कॉमन कौन है? P। और साथ ही साथ आपको एक बात और देखना है कि P के सामने वाली जो साइन है वो दोनों में कॉमन होनी चाहिए। मतलब कि देखो P के सामने यहां कौन है? एंड, और यहां पर भी कौन है? एंड, तो ही वो कॉमन निकलेगा। अगर मान लीजिए यहां और है और यहां एंड है तो कॉमन निकलेगा नहीं। आई बात समझ में? सो देखिए ध्यान से एवरीवन, सो P और ये एंड, समझ में आया? ये निकाला मैंने कॉमन, ये चीज क्लियर हुई? अब जैसे आपने कॉमन निकाला तो ये दोनों तो बाहर चले गए, इसके पास कौन बचा? Q, है ना। और ये दूसरी वाली ब्रैकेट के पास कौन बचा? R। और अब देखिए ये जो बीच वाली साइन है ना, मिडिल वाली साइन, वो उन दोनों के बीच में आएगी, क्योंकि ये बच गया, ये बच गया और ये वाली साइन भी बच गई हमारी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? Q और R। समझ आया? सो आपको दोनों साइड से समझना है, मतलब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी आना चाहिए और कॉमन कैसे निकाला वो भी आना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई सबको? एवरीवन नोट करिए। अभी पहले हो गए क्या? पहले वाले हो गए सभी के? पीछे लेने की नीड नहीं ना, इसको लिख लीजिए जल्दी से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। जो जो इंपॉर्टेंट बोलूंगा वही इंपॉर्टेंट है, उसी का काम पड़ने वाला है एग्जाम में और अभी क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। लीव नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए। हो गया ना सबका? ठीक है, अगेन नेक्स्ट है, देखिए सबसे पहला हुआ आइडेम्पोटेंट, फिर हुआ कम्यूटेटिव, तीसरा हुआ एसोसिएटिव और चौथा हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट लिखिए डी मॉर्गन्स लॉ। अगेन इस पर भी आईएमपी मार्क करिए, डी मॉर्गन्स लॉ, पूरा ध्यान अब यहां पे रखना, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, ओके। डी मॉर्गन्स लॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देख चुके अपन ना, जो उसने देखा था ना अपने, निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ये वही लॉ है। देखिए निगेशन ऑफ P एंड अगर Q है तो अगेन अगर आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन हो जाएंगी चेंज, ये वही वाली बात है। तो देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा सर? निगेशन ऑफ P एंड विल बिकम योर और निगेशन ऑफ Q। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर निगेशन ऑफ P और Q है, एक बार देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। सो इस लॉ का नाम क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ। जब अपन क्वेश्चन आएगा आपके सामने
कि भाई दो स्टेटमेंट दिए हुए रहेंगे, आपको बोलेगा कि भाई इन स्टेटमेंट को प्रूव करिए विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल, मतलब आप ट्रूथ टेबल की हेल्प नहीं लेंगे, आपको ये लॉ के यूज़ करने हैं। तो जब जब आप जो भी लॉ यूज़ करेंगे तो आपको उस लॉ का वहाँ नाम भी लिखना होता है। वैसे अगर आपने मान लीजिए ये लॉ यूज़ किया तो इस लॉ का नाम क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, वो आपको एग्जाम में लिखना होता है साइड में, मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन लूँगा तो, ठीक है। अब अगेन देखिए फिर से इस लॉ को अभी आपने ऐसे यूज़ किया, हमको ऐसे भी यूज़ करते आना चाहिए। ऐसे यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस निकालेंगे कॉमन। अभी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, अब माइनस को निकालेंगे कॉमन। सो ध्यान से देखना, ये अभी उल्टा, जैसे अगर मान लीजिए निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q है, मैंने निकाला माइनस को कॉमन, जैसे ही मैंने दोनों में से निकाला माइनस को कॉमन, इसके पास क्या बचा, इसके पास क्या बचा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया आपके प्लस। सो ये क्या हो गया सर P और ये क्या हो गया Q, फिर बीच की साइन क्या थी एंड, जो अब क्या बन जाएंगी और। अगेन एक चीज और, अगर मान लीजिए P एंड निगेशन ऑफ Q है और अब मेरे को डी मॉर्गन्स लॉ यूज करना है, ठीक है, मैं फिर से माइनस कॉमन निकालूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ये निकाला सर मैंने माइनस कॉमन, ठीक है, अब ये P पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा निगेटिव, नहीं समझा, और ये जो Q पॉजिटिव निगेटिव है ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और एंड विल बिकम यूर और। समझ आया सभी को, एवरीवन नोट करिए इसको। ये लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले, हो गया, हो गया, चलो आगे नेक्स्ट देखिए, एवरीवन फोकस करिएगा। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, हाँ देखिए पूरा ध्यान यहां रखना सभी लोग, एवरीवन यहां पर फोकस करिएगा। आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव डी मॉर्गन्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट, यहां से अभी पूरे इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव से पहले दो कोई इतने काम के नहीं है। अब देखिए आइडेंटिटी लॉ कैसा होगा, मान लीजिए कोई एक स्टेटमेंट है P और इसका रिलेशन मेरे को एंड के साथ निकालना है ट्रू का, मतलब कि P एंड ट्रू, तो ऑलवेज रिमेंबर इसका आउटपुट रहेगा P। सर ये कैसे हुआ, P एंड ट्रू, मतलब किसी भी स्टेटमेंट के साथ अगर एंड में ट्रू है तो आंसर क्या रहेगा वही स्टेटमेंट, मतलब कि P एंड ट्रू इज ऑलवेज बिन P। ये कैसे हुआ देखिए यहाँ पे, अगर देखिए P एंड ट्रू, यहां पर देखिए अगर मैंने P की वैल्यू ट्रू ले ली तो ये क्या हो गया सर ट्रू एंड ट्रू, आउटपुट क्या आएगा ट्रू। समझ में आया, ये चीज क्लियर हुई। अगर मैंने P की वैल्यू फॉल्स ले ली तो फॉल्स एंड ट्रू, आउटपुट विल बी फॉल्स। तो आपने ऑब्जर्व किया जो P का इनपुट है वही आउटपुट आ रहा है, समझ में आया क्या, जो P की वैल्यू है वही आउटपुट आ रहा है, यानी अगर P की वैल्यू ट्रू ली तो ट्रू आया, अगर P की वैल्यू फॉल्स ली तो फॉल्स आया। सो जो इनपुट है वही आउटपुट है, इसलिए वॉट एवर इज द P आंसर विल बी P, ठीक है, ये पहला। दूसरा देखिए P और ट्रू, यहां देखना अभी सब लोग, P और ट्रू ऑलवेज बीन ट्रू, क्योंकि और का रूल क्या होता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू, और का रूल क्या है, एक भी ट्रू है तो ट्रू, क्योंकि अगर P की वैल्यू आपने फॉल्स भी रखी तो फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, और P की वैल्यू ट्रू रही तो ट्रू और ट्रू इज। आई बात समझ में, ये सबको क्लियर हुआ लॉ है ना। सो देखिए पहला देखा P एंड ट्रू इज P, और दूसरा देखा P और ट्रू इज ट्रू, ठीक है। अब देखिए तीसरा, हाँ
P and false, आउटपुट ऑलवेज बीन फॉल्स। नहीं समझा? क्योंकि आपको पता है ना फॉल्स का रूल क्या बोलता है, सर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। आई क्या बात समझ में? एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। सो अगर f किसी के साथ एंड में है तो आउटपुट ऑलवेज बीन फॉल्स। ये चीज क्लियर हुई सभी को? एवरीवन, ठीक है। सिमिलरली अगर p और f है तो अब आंसर क्या आएगा? p। शाबाश। अब आंसर क्या आएगा? p, क्योंकि अब देखिए p और f को आप एनालाइज कर लीजिए। अगर मान लीजिए मैंने p की वैल्यू ट्रू डाल दी तो ट्रू और फॉल्स, आउटपुट विल बी फॉल्स, सॉरी ट्रू, है ना, आउटपुट विल बी ट्रू। तो आपने जब इनपुट p की वैल्यू ट्रू डाली तो आउटपुट क्या आ गया? ट्रू। और अगर आप f और f बोलूं तो आउटपुट विल बी f। तो आपने जब इनपुट फॉल्स डाला तो आउटपुट अगेन क्या आया? फॉल्स। सो इसीलिए p और f इज ऑलवेज बिन p। अगर आप इसको कंसेप्चुअली ध्यान रखेंगे, आपको इसको याद करने की नीड नहीं है, आप इसकी ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, ऐसे इसको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? एवरीवन, ये लॉ समझ में आया? दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। नहीं समझ लो सबको? एवरीवन, ल्यू नेक्स्ट, लिख लीजिए इसको। चलो आगे, हो गया। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ। हाँ, यहां देखिए वेरी इजी लॉ अगेन। इधर ध्यान, इधर रखिए, है ना। P and negation of P is always been false। देखिए कैसे। अब अगर मान लीजिए P का वैल्यू अगर ट्रू है तो निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? तो ट्रू एंड फॉल्स। और अगर P का वैल्यू फॉल्स है तो निगेशन ऑफ P ट्रू हो गया। सो भाई फॉल्स एंड ट्रू भी क्या होता है? समझ में आया? सो इसीलिए P एंड निगेशन ऑफ P, यानी किसी भी स्टेटमेंट का उसके निगेशन वाले स्टेटमेंट से अगर अपन एंड लगाएंगे तो आउटपुट विल बी फॉल्स। एंड सिमिलरली P और निगेशन ऑफ P अगर मैं आपसे बोलूं तो इट ऑलवेज बीन ट्रू, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स ट्रू। अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया, सो फॉल्स और ट्रू। आई बात समझ में? ट्रुथ टेबल याद रखना है अच्छे से, हाँ, ठीक है। एब्सॉर्प्शन लॉ, ये उतना काम का नहीं है। देखिए ठीक है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए अगर P एंड और इन ब्रैकेट Q और सॉरी P एंड P और Q है, ठीक है। बाहर एंड हो और हो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ऑब्जर्व किया सर एक स्टेटमेंट दो बार रिपीट हुआ है ना? एक स्टेटमेंट दो बार क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। तो जो स्टेटमेंट रिपीट होगा वही उसका आउटपुट होगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि Q एंड Q और P तो आउटपुट विल बी Q, बस। और ये जो लॉ है उतना काम का नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द एब्सॉर्प्शन लॉ। सो जो स्टेटमेंट रिपीट होगा वही उसका आउटपुट होगा, ठीक। नाउ चलो आगे। अब देखिए यहां से, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लॉ है कंडीशनल लॉ, इस पर IMP मार्क करना। ये वो लॉ है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसको अपने को याद करके रखना है, बस ये एक लॉ को, ठीक है।
कंडीशनल लॉ। हाँ देखिएगा ध्यान से, पूरा ध्यान यहाँ रखना सभी लोग, ठीक है। इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था निगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q, क्या था बोलिए? P एंड निगेशन ऑफ Q, याद आया? ये किसका रूल था? निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का, याद आया क्या? है ना? ये अगर ये याद है ना तो इसकी टेक्निक से अपन इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए टेक्निक कैसी है। कंडीशनल लॉ है तो P इम्प्लीकेशन Q, है ना? स्टेटमेंट ऐसा रहेगा, इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू P और Q है, पहली बात। वहां एंड है, यहां आएगा और। वहां निगेशन का साइन किसको है? यहां पे देना है P को। समझ में आया? फिर देखिए, अगर वो याद है आपको P एंड निगेशन ऑफ Q, तो आप पहले P और Q लिख दो। कंडीशनल लॉ हमेशा P इम्प्लीकेशन Q के लिए रहेगा। कंडीशनल लॉ P इम्प्लीकेशन Q के लिए रहेगा। P और Q लिख दिया, उसके बाद वहां एंड था तो यहां और लिखना है, वहां निगेशन Q को था, यहां देना है P को। दिस इज द कंडीशनल लॉ। उसके बाद देखिए बाय कंडीशनल, ठीक है। देखिए ये दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने इसकी टेक्निक याद रख ली तो याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि अगर निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q, याद आया क्या? एक तो इसी की कॉपी पेस्ट थी, याद आया है ना? क्या किया था अपन ने? सर P एंड निगेशन ऑफ Q और, है ना, निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। तो हमने ये टेक्निक से उसको याद रखा था, वैसे ही बिल्कुल हमको यही टेक्निक से इसको याद रखना है। तो देखिए बाय कंडीशनल ये होगा, देखिए डबल, एक मिनट, P डबल इम्प्लीकेशन Q, एक बार देखना सभी लोग, इसके दो स्टेटमेंट है, वेरी इजी, पूरा ध्यान यहाँ रखना। पहले क्या करना है, इसके जो सिंपल स्टेटमेंट देखिए, P इम्प्लीकेशन Q और फिर Q इम्प्लीकेशन P। अभी बीच में एक साइन है एंड या और की, वो भी अपन कैसे याद रखते हैं वो भी आपको टेक्निक बता रहा हूं। ठीक है, यहां देखिए अभी ये क्या है? निगेशन ऑफ P और Q, तो ये भी क्या हो जाएगा? देखिए ये इसकी वैल्यू है ना, देखिए ध्यान से, निगेशन ऑफ P और Q, क्योंकि ये क्या था? P इंप्लाइज Q। अब ये क्या है? Q इंप्लाइज P, है ना? बोलिए क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ Q और P। बीच में क्या आएगा? क्योंकि अंदर क्या है तो यहां क्या आएगा? एंड। तो अपने आप यहां पे भी कौन आएगा? नहीं समझा? परत एकदा बघा पुन्हा। हाँ एवरीवन यहां पर फोकस करिए। देखिए जो टेक्निक हमने इसके लिए यूज की थी वही टेक्निक हमको इसके लिए भी यूज करना है, बिल्कुल वही टेक्निक है। हमने सबसे पहले क्या किया कि सर P इंप्लाइज Q, इसकी वैल्यू समझ ली, क्या थी? निगेशन ऑफ P और Q। फिर अब डबल इंप्लीकेशन के लिए इसके दो स्टेटमेंट है, P डबल इंप्लीकेशन Q, तो एक बार P इंप्लाइज Q और फिर एक बार Q इंप्लाइज P, उसी को पलटा दिया, है ना? इंप्लीकेशन कन्वर्स, इंप्लीकेशन और फिर उसको पलटाना मतलब कन्वर्स। फिर इसकी वैल्यू क्या होंगी सर? निगेशन ऑफ P और Q, क्योंकि अभी ऊपर देख क्या है। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस, अगर P इंप्लाइज Q था तो निगेशन का साइन किस पे था? P पे, और Q पे नहीं था। अब Q इंप्लाइज P है तो अब Q पे निगेशन आ जाएगा, और Q की P पे एरो का मूव है तो उस पे निगेशन नहीं आएगा। मैंने यही वाला रूल जो यहां पे लिखा था यही इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। समझ में आया क्या? ये P इंप्लाइज Q था करके निगेशन P आया, ये Q इंप्लाइज P था इसलिए निगेशन ऑफ Q आ गया। और Q की इन दोनों के बीच में और की ब्रैकेट है तो बीच में कौन आ जाएगा? एंड। और ये टेक्निक तो अपन ने
निगेशन के टाइम पे भी पढ़ी थी कि जो भी बीच में साइन आएगा ब्रैकेट के बाहर उसका अपोजिट रहेगा। अंदर अगर और है तो बाहर कौन आएगा, एंड, और क्योंकि यहाँ एंड है तो यहाँ पर भी कौन आ जाएगा, एंड। सो देखिए यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ दोनों के देखिए अंदर में कौन है, एंड, तो बाहर कौन है, और। याद आया है ना। सो दिस इज द बाय कंडीशनल लॉ। पहला देखा अपन ने कंडीशनल लॉ, दूसरा देखा अपन ने बाय कंडीशनल लॉ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पर याद रखिए सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर स्टार मार्क करके रख दो आप लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कंडीशनल लॉ और बाय कंडीशनल लॉ। टोटल लॉ कितने हुए, 10 में से इंपॉर्टेंट सिर्फ याद रखना कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। ये 6 का ही काम पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्विंग में, ये 6 का ही काम पड़ेगा। और ये लॉ के साथ साथ आपको इसका नाम भी याद रखना है। मतलब मान लीजिए जब क्वेश्चन आएगा और अगर आपने ये लॉ यूज़ किया है तो इस लॉ का वहाँ पर नाम लिखना होता है एग्जाम में कि भाई हमने बाय कंडीशनल लॉ यहाँ पर यूज़ किया। आई बात समझ में? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एकदम छोटा सा। कल करेंगे? नहीं बे, एक छोटा सा कर रहे थे, एक छोटा सा। हाँ, क्वेश्चन हेडिंग लगाइए, एकदम बिल्कुल 2 स्टेप का क्वेश्चन है। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, क्वेश्चन लिखिए, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, प्रूव दैट without using truth table, prove that क्वेश्चन देखिए, P और Q and P और negation of Q इक्विवेलेंट्स P। ठीक है, हाँ देखिए सभी लोग एवरीवन, ये क्वेश्चन मैं पूरी तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे रखिए और आप अपने वो जो अभी जो हमने स्टेटमेंट्स लिखे उस स्टेटमेंट के ऊपर रखिए। आप अपना ध्यान सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर और क्वेश्चन के ऊपर रखिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 3 मार्क्स 4 मार्क्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। आपको बिना ट्रूथ टेबल के इसको प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के 2 तरीके, एक ट्रूथ टेबल भी है हमारे पास और दूसरा तरीका है जो अभी हमने लॉ पढ़े उनका। ठीक है, सो 2 हमारे पास यहाँ पर तरीके है ना। पहली चीज, ठीक है, आपको ये कंप्लीट स्टेटमेंट की वैल्यू P प्रूफ करनी है। ठीक है, सो देखिए आपने देखा LHS, कोई लिखना मत, सिर्फ उस स्टेटमेंट को देखना और क्वेश्चन को समझना। LHS देखिए कौन है, P और Q इन ब्रैकेट एंड इन ब्रैकेट P और निगेशन ऑफ Q। जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आया और मेरे को सॉल्व करना है तो अभी देखिए मेरे माइंड में सबसे पहले एक चीज़ आनी चाहिए कि मैंने ऑब्जर्व किया, अब ये प्रूफ करना है सर, दोनों में मैंने एक स्कोप देखा P कॉमन है। स्कोप कहाँ से नजर आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। मैंने देखा सर दोनों में P कॉमन है। अच्छा, P के साथ में उनकी जो सामने वाली साइन है वो भी बराबर है। जैसे मैंने आपको कहा था कि सिर्फ जब आप कॉमन निकाल रहे तो सामने वाली साइन भी क्या होनी चाहिए, सेम, वो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं P को कॉमन निकालूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, P को कॉमन निकाला और सामने में उसकी साइन कौन सी है, और
अब आप देखिए इसके पास क्या बचा सर, Q, और इसके पास क्या बचा, निगेशन ऑफ Q, और दोनों के बीच में साइन कौन सी आएंगी, एंड, ये वाली। समझ में आया? और ये जो आपने कॉमन निकाला, इस कॉमन निकालने का लॉ का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपको एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब देखिए फिर से, पहला स्कोप कॉमन निकालने का दिखा, मैंने वो निकाला। कॉमन निकालने के बाद अब मेरे को दूसरा स्कोप अगर आप देख रहे होंगे तो Q एंड निगेशन ऑफ Q, मतलब वो स्टेटमेंट उसके साथ में उसका निगेशन वाला स्टेटमेंट। अभी देखा था P एंड निगेशन ऑफ P, कितना हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्या नाम, उसके लॉ का नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, सो देखिए इन दोनों में मैं कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाऊंगा, क्योंकि जैसा जैसा स्कोप दिखाई दे रहा है मैं वैसे वैसे लॉ अप्लाई करते हुए चल रहा हूं। सो मैंने देखा सर ये P और ये क्या हो जाएगा, बोलिए फॉल्स। आपने लॉ कौन सा यूज किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। एग्जाम में ये लिखना वेरी वेरी कंपलसरी है। अगर आपने लॉ का नाम छोड़ा तो आपका मार्क कट सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद P और F, आइडेंटिटी लॉ के ऊपर फोकस करिए। किसी भी स्टेटमेंट के साथ अगर और में फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, वही स्टेटमेंट। P और F अभी देखा ना अपन ने आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, सो बोलिए कितना आएगा, P और F इज P, और इस लॉ में हमने कौन सा नाम लगाया, आइडेंटिटी लॉ। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई है? आ गया ये RHS, हेंस करके वो पूरा लिख देंगे स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको, एवरीवन? तो ऐसे ही लिखना है एग्जाम में हमेशा। ओके, समझ में आया सभी को? एक मिनट ऋषिकेश।